नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, दिग्विजय कॉलेज, राजनांदगांव। बच्चों, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विषय एमएससी के पाठ्यक्रम में भी है और बीएससी के पाठ्यक्रम में भी है। इसके अंतर्गत हम इसकी प्रारंभिक जानकारी, इसके प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में, इसके एग्जाम्पल्स और इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट वीकली मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ। पृथ्वी में पाया जाने वाला ये एक बड़ा बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। नॉर्मली वी हैव यूज्ड वर्ड शुगर ड्यू टू इट्स स्वीट टेस्ट। इसके मीठे स्वाद के कारण हम इसे शुगर के रूप में भी जानते हैं। Chemically, all carbohydrates are polyhydroxy, contain many hydroxyl groups, aldehyde or ketone. All carbohydrates are hydrates of carbon. सभी कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं और इनमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रसायन उपस्थित होते हैं। Some carbohydrates are also contain nitrogen, phosphorus and sulfur. कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो या जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर कंपाउंड के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH2ON. इन बायोकेमिस्ट्री द कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज अ सेकेराइड। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकेराइड शब्द ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से लिया गया है। सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर। Green plants fix the energy of sunlight by the action of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हरे पेड़ पौधे ऊर्जा को फिक्स करते हैं, स्टोर करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फोटोसिंथेसिस की क्रिया हम सभी जानते हैं। इन दिस एक्शन, light energy is converted in chemical energy and it is stored in some carbohydrates such as glucose, fructose, सुक्रोज एंड स्टार्च। रेस्पिरेशन के अंतर्गत होने वाली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की क्रिया में इस स्टोर्ड एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न मेटाबॉलिक और फिजिकल एक्टिविटीज में भी इस ऊर्जा का उपयोग होता है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट के आधार पे हम इसे 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। चलिए आइए हम देखते हैं मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड ये एक सिंपल शुगर है। बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू yield स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट। इसके पश्चात या इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट की कोई भी छोटी यूनिट नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट है। All monosaccharides consist single polyhydroxy aldehyde or ketone unit. जैसा हम जानते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला CH2ON। ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। इनका स्वाद मीठा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स, कार्बन एटॉम्स के संख्या के आधार पे मोनोसेक्राइड जो है कई कैटेगरीज में बांटे गए हैं। जैसे ट्रायोज, जिसमें 3 कार्बन एटॉम होते हैं, टेट्रोज 4, पेंटोज 5 और हेक्सोज 6। द मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड जो शब्द है उसके पीछे इसके जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उनके पीछे सफिक्स के रूप में हम और एस ई इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्लूकोज, हेक्सोज, पेंटोज, पेंटोज। द मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेक्राइड इन द नेचर इज अ 6 कार्बन शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। इन्वायरमेंट और वातावरण में मिलने वाली सबसे सामान्य मोनोसेक्राइड होती है ग्लूकोज, जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। आइए देखें कि मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या है।
3 कार्बन वाले जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसका एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन वाले एरिथ्रोल, 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है राइबोज, और 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल पहले भी देखा है, ये बड़ा कॉमन नेम है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसका फॉर्मूला यहाँ नीचे दिया हुआ है। 3 कार्बन एटम वाले जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। चलिए आइए, मोनोसेक्राइड्स के बाद हम देखते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड इज कंटेन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट होंगे और यहाँ पर 2 मोनोसेक्राइड पाई जाती है। निश्चित रूप से ये दोनों आपस में अगर जुड़े हैं तो किसी बंध की सहायता से या बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है इसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यूजुअली द नंबर ऑफ monomer units in the oligosaccharide is 2 to 20. After the hydrolysis yield individual monosaccharide units due to broken of the glycosidic bond. हाइड्रोलिसिस की क्रिया में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और ये हमें मोनोसेक्राइड की सिंगल यूनिट प्राप्त होती है। The oligosaccharide is commonly known as a disaccharide due to presence of 2 monosaccharide units. Most common disaccharide present in nature is a sucrose. सामान्य रूप से एनवायरमेंट में, वातावरण में मिलने वाला जो सबसे कॉमन डाइसेक्राइड है वो है सुक्रोज या शुगर या शक्कर के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रेसिड्यूज कनेक्टेड थ्रू अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें मोनोसेक्राइड की 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज, और ये दोनों आपस में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की सहायता से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। Oligosaccharides with 3 or more monosaccharide units do not occur freely in the nature. They are usually found associated with the non-sugar molecules such as protein and lipids. सामान्य तौर पर अगर 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड से जुड़े हुए हैं, 3 हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, और ये जो तीसरा यूनिट होता है ये नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है। उदाहरण के लिए जैसा हमने देखा ये प्रोटीन भी हो सकता है और ये लिपिड भी हो सकता है। अगर प्रोटीन के साथ ग्लाइकोसैकेराइड जुड़ा हुआ है तो इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और अगर लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ये डाइसेक्राइड का जो स्ट्रक्चर है, जिसकी जो संरचना है सुक्रोज की, ये आपके सामने दी हुई है। ये किस प्रकार से अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओलिगोसैकेराइड्स के उदाहरण है सुक्रोज। इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की 2 यूनिट होती है। इसी में दूसरा उदाहरण है लैक्टोज। ये दुग्ध शर्करा है और इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज 2 मोनोसेक्राइड। माल्टोज, ये माल्ट या जौ की शुगर होती है, इसमें भी 2 यूनिट होती है, ग्लूकोज में ग्लूकोज की 2 यूनिट होती है। रेफिनोल, ये ट्राइसेक्राइड्स हैं, इसमें 3 मोनोसेक्राइड यूनिट होती है। इसमें लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रमुख है। आइए इसी क्रम में हम तीसरा इसका कैटेगरीज देखते हैं, और ये तीसरी कैटेगरी जो है वो है पॉलीसेक्राइड। इट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, ये जटिल शुगर होती है। इट इज कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीमर, ये जटिल शुगर पॉलीमर है। इसमें विथ मोर देन 20 मोनोसेक्राइड, 20 से ज्यादा मोनोसेक्राइड होते हैं। Most of the polysaccharides are naturally found in the nature with 100 monosaccharides. Like disaccharides, the monomer units of the polysaccharides are also linked with glycosidic bond. जैसा कि हमने देखा कि डाइसेक्राइड्स में 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स होंगी मोनोसेक्राइड की, वो सभी आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। After the hydrolysis, polysaccharide broken in single monosaccharide unit,
यहाँ भी वही उसी प्रकार की क्रिया होती है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए या हाइड्रोलिसिस की क्रिया हो तो इस क्रिया में पॉलीसेकेराइड पूरी तरह से उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो टूट जाती हैं और हमें अलग अलग मोनोसेकेराइड की प्राप्त होती है। सम पॉलीसेकेराइड कंटेन स्ट्रेट लॉन्ग सिंगल चेन। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर मोनोसेकेराइड यूनिट की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार ये होता है कि ये सीधी स्ट्रेट चेन के रूप में पाई जाती है, कोई ब्रांचिंग नहीं। लेकिन इसी में कुछ पॉलीसेकेराइड ऐसे होते हैं जिनमें की लंबी चेन के साथ साथ इनके अगल बगल से चेन भी निकलती है, ब्रांच भी निकलती है। इस प्रकार से ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। आइए देखें कि पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं। पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के होते हैं, पहला होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जैसा कि नाम से क्लियर है, होमो मतलब इसमें जितनी भी यूनिट्स मोनोसेकेराइड की लगी हुई होंगी वो सभी एक समान होंगी। इसका उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। और इसका स्ट्रक्चर हम नीचे यहाँ देख रहे हैं कि सभी यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है सेलुलोज की। उसी प्रकार से स्टार्च में भी सभी यूनिट्स जो हैं वो समान है। उसी प्रकार से ग्लाइकोजन में भी जो मोनोसेकेराइड है वो सभी एक समान है, कोई डिफरेंट यूनिट यहाँ पर लगी हुई नहीं। दूसरा है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। एनी पॉलीसेकेराइड फॉर्म from two or more different kinds of monosaccharide is known as heteropolysaccharide. इसका उदाहरण है पेप्टिडोग्लाइकेन, कॉन्ड्रोइटिन एंड हिपेरिन। The main difference between homopolysaccharides and heteropolysaccharides is that homopolysaccharides are composed of same repeating unit। हमने पहले ही देखा कि होमोपोलिसेक्राइड्स में जो यूनिट्स होती हैं वो सभी समान होती हैं, whereas heteropolysaccharides are composed of different repeating units। जबकि हेटेरोपोलिसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड की यूनिट्स बनी हुई होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकेन का, कॉन्ड्रोइटिन का। हम देख रहे हैं कि दो यूनिट है लेकिन दोनों डिफरेंट है। उसी प्रकार से सेरीन, ये ब्लड में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड है, जिसमें भी हम देख रहे हैं कि सब सभी यूनिट जो है वो अलग अलग है, एक समान कोई यूनिट यहाँ पर नहीं। तो इस प्रकार से ये होमोपॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर और उदाहरण है। चलिए आइए अंत में हम देखते हैं कि इसके फंक्शन और इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का मेजर सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ट सोर्स ऑफ रिजर्व फूड इन माइक्रोब, एनिमल एंड प्लांट। Carbohydrates also act as the source of carbon, hydrogen, and oxygen in the cell for the synthesis of other macromolecules. Molecules. Some sugar are sweet in taste, like a sugarcane sugar. They provide sweeten and flavor to variety of food materials. Carbohydrates containing lipids called glycolipids are one of the important categories of plasma membrane lipids. Carbohydrates are also the source of dietary fiber. Ribose sugar, a monosaccharide ribose, is an essential component in the genetic material. Nucleic acid का उदाहरण है डीएनए और आरएनए। Cell wall and exoskeleton. Some carbohydrates form the structural framework of the cell. For example, cellulose from cell wall of plants, peptidoglycan form the cell wall of bacterial cells, and chitin form the cell wall of arthropod animals. Some carbohydrates on the uh, source of cell membrane have playing important role of recognition foreign particles. Anticoagulant, heparin, जैसा हमने देखा इसके बारे में, the anticoagulant of the blood is a carbohydrate which prevent the blood clot। ये हिपेरिन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ब्लड में पाया जाने वाला, जो कि हमारे बॉडी के अंदर
ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है। इंडस्ट्रियल यूजेस, some carbohydrates are the raw material for many industries. Example, cellulose in the paper industry, starch, glucose, fructose are in fermentation and brewing industry. ठंडे पेय पदार्थ बनाने की इंडस्ट्री में इन सभी का सभी को उपयोग में लाया जाता है, इन सभी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से पढ़ें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। शुभकामनाओं के साथ।